Hello everyone, this is CA Nitin Gupta from Way to Pinnacle, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final and Faculty of Law for CA Inter. दोस्तों ये वीडियो CA इंटर ऑडिट का फर्स्ट लेक्चर है जो बेसिकली आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एज डेमो लेक्चर। सर व्हाई डेमो लेक्चर, क्यों आप हमें एज डेमो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हो? बच्चे आज के टाइम पर है ना, आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हो। बिलीव मी, आप सारे बच्चे काफी स्मार्ट हो चुके हो और आप आज के टाइम पर किसी भी टीचर की क्लास को अवेल करने से पहले बेसिकली ये जानना चाहते हो कि टीचर किस तरह से बेसिकली पढ़ाता है, उसका एक वे ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्टाइल किस तरीके का है, कैसे वो डिफरेंट एग्जांपल्स देके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी एक क्वालिटी किस तरह की है कि वो डिलीवर लेक्चर को डिलीवर किस तरह से करते हैं। तो काफी हद तक आप मेरे बारे में अपनी एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें, इस पर्पस के लिए ये वीडियो आपको बनाई जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अपनी एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि आपको सीए नितिन गुप्ता की ऑडिट की क्लास को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको ब्रीफ करता हूं थोड़े से क्लास के फीचर्स के बारे में। ऑडिट के पेपर में बच्चे अगर आपको स्कोर करना हो, वो तो नो डाउट करना ही है आपको, इसमें इफ एंड बट वाली बात तो है ही नहीं। जब आप ऑडिट के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज के टाइम पर है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मुझे पता है कि जो ऑडिट का पेपर होता है वो दो पार्ट में है। पार्ट ए जो एमसीक्यू कवर करता है और पार्ट बी जहां पर हम बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जो हमारा पार्ट ए है जो बेसिकली एमसीक्यू कवर करता है 30 नंबर वाला पार्ट, उसमें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो एमसीक्यू बहुत आराम से बेटा आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। वहां पे कोई रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, नहीं वहां पे आपको चीजों को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने वाली बात है। भाई कई बार बच्चों को ऐसा होता था पहले कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होते थे लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल था वो वीक था। तो ऐसे बच्चे अच्छे कंसेप्ट होने के बावजूद भी इस पेपर में अच्छा स्कोर करके नहीं आ रहे थे। रीजन क्या था? बिकॉज प्रेजेंटेशन वाला पार्ट उनका वीक था। लेकिन आज के टाइम पर अगर आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग है तो 30 नंबर वाला जो पार्ट है आपका एमसीक्यू, वो तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट होगा। उसके बाद जब मैं सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे जाता हूं तो मुझे वहां पर 6 में से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। टोटल तो आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 30 नंबर का तो आपका एमसीक्यू हो गया। जब मैं पार्ट बी में आता हूं तो मुझे वहां पर 6 में से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का होता है। तो 30 नंबर का आपका एमसीक्यू और 5-5 नंबर के, 14 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन, जहां पर आपको फुल एक क्वेश्चन की आपको एक चॉइस मिल जाती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 30 नंबर वाला पार्ट आप अपने कंसेप्ट के बेस पर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकते हो। फिर बात करते हैं हम पार्ट बी में जो सब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें भी जो आपका पहला क्वेश्चन होता है करेक्ट और इनकरेक्ट का, वहां पर 8 में से कोई 7 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक करेक्ट और इनकरेक्ट वहां पे 2 नंबर का होता है। तो 30 नंबर का आपका एमसीक्यू एंड 14 मार्क्स का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट, टोटल 44 मार्क्स होते हैं बच्चे। ये अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं, बिलीव मी, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो आपको एमसीक्यू वाले पार्ट पर और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट वाले पार्ट पर कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और खुद सोचिए आप कि अगर मैं ऑडिट के पेपर में रटू भी ना, केवल मैं कंसेप्ट के ऊपर काम करके आऊं तो मैं आराम से 44 मार्क्स का जो मेरा पेपर है उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकता हूं। और 44 में से अगर आपने एक एवरेज या मोर देन एवरेज भी आपने अटेम्प्ट करा है, यानी कि स्कोर किया है, तो ऑडिट के पेपर में आज के टाइम पर एग्जाम्शन, एटलीस्ट एग्जाम्शन स्कोर करना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बट कंडीशन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी जो आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ है ना मई 22 का, उसका आप क्वेश्चन पेपर देखना। क्वेश्चन बेटा ऐसे थे कि जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर थे वो ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब ऐसा नहीं कि आईसीआई ने को सिलेबस से बाहर जाकर चीजों को पूछा हो, पूरा पेपर आपके सिलेबस में से ही था, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के कुछ ऐसे पूछा गया कि जिन बच्चों ने रटने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया होगा वो बेटा घूम गए वहां पर, तो उन्हें पता ही नहीं था कि बेसिकली इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे पूछना क्या चाहता है। लेकिन अगर जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर थे उसका पेपर वहां पे अच्छा अटेम्प्ट हुआ था। इसलिए बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि आप कहीं से भी क्लास लीजिए, मुझसे क्लास लीजिए, आप कहीं से भी क्लास लेते हो, तो पहला फोकस केवल और केवल आपके कंसेप्ट के ऊपर ही होगा। और मुझसे क्लास अगर आप ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि बेटा आपके ऑडिट के पेपर में कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे निकाल के मैं आपको दूंगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं फिक्स करूंगा कि ऑडिट का पेपर आपको बहुत इजी दिखाई देगा और आप यहां पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए, ये तो बात हुई कंसेप्ट के ऊपर कि 44 मार्क्स का पेपर आप अपने कंसेप्ट के बेस पर अटेम्प्ट कर जाओगे। लेकिन जो बाकी पार्ट है, जो सब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है और वहां पे अच्छा स्कोर करने के लिए दो चीजों पर आपको अच्छा काम करना होगा। एक तो कंटेंट जो आप लिखोगे, बिकॉज करेक्ट और इनकरेक्ट में आप इतना ज्यादा लिख के नहीं आ रहे हो और एमसीक्यू में तो केवल आपको टिक ही करना है, सर्कल करना है, डार्क सर्कल कर देना है उसको। लेकिन जो बाकी बचा सब्जेक्टिव पार्ट है मेरा, वहां पे स्कोर आपको करना है, तो वहां पर दो फैक्टर हैं जो आपको स्कोर करवाते हैं। और वो है, एक तो फैक्टर हमारा कंटेंट कि आप लिख के क्या आ रहे हो, और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन कि आप उनको किस तरह से प्रेजेंट करके आते हो। कंटेंट अगर आप एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई नहीं लिख कर आते तो आप सब्जेक्टिव पार्ट में बिल्कुल भी स्कोर करके नहीं आ सकते। पहली बात, कंटेंट चलिए सर मेरा एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन एक प्रॉपर वे में नहीं है। कंटेंट अच्छा है बट प्रेजेंटेशन पार्ट अभी मेरा वीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बेटा आपके स्कोर को डाउन करता है। तो एमसीक्यू और करेक्ट और इनकरेक्ट, इसके लिए तो आपको कंसेप्ट को ही पकड़ के चलना है बस। लेकिन जो बाकी बचा मेरा सब्जेक्टिव पार्ट है, उस पर दो चीजें आपको पकड़ के चलनी है। कंसेप्ट तो आपको नो डाउट लेके ही चलना है, बट उसके अलावा दो चीजें और क्या आएंगी, एक आपका कंटेंट और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। और आपके कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको मेरे इन लेक्चर्स के साथ मिलेगी। यानी आपको प्रॉपर एक मेन बुक मिलने के लिए जा रही है, जहां पर आपका पूरा सिलेबस होगा एज पर द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल ऑफ द आईसीआई। एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग से एमसीक्यू मिल रही है, जिसमें मोर देन 1000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के पर्पस के लिए आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके अलावा आपके कंटेंट वाले पार्ट पर, आपके प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पर आपको स्ट्रॉन्ग करने के पर्पस के लिए मेरे खुद के बनाए गए हैंड रिटन नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी। तो ये तो हुए बेटा क्लास का फीचर्स कि कैसे कैसे हम चीजों को यहां पर लेके चलेंगे। पूरा फोकस होगा कंसेप्ट के ऊपर, पूरा फोकस होगा कंटेंट के ऊपर, पूरा फोकस आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंटेशन के ऊपर। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको पेपर का दे रहा हूं। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इट इज योर पेपर नंबर 6, जो कवर करता है टोटल 100 मार्क्स ऑफ योर सीए इंटर। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसको मैंने पहले बता दिया दो पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका एमसीक्यू है 30 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं होती। जब मैं पार्ट बी में आता हूं तो 6 में से आपको 5 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 14-14 नंबर का होता है, तो 14 इंटू 5 70 मार्क्स, एमसीक्यू 30 नंबर का। इस तरह से टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको आपके पेपर का देता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर ऑडिटिंग। आपके इस पेपर के नाम में देख बच्चे, अगर आप ध्यान से आप देखेंगे दो वर्ड आ रहे हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो पहले मुझे समझना है कि बेसिकली ये ऑडिट क्या होता है और ये एश्योरेंस क्या होता है। ध्यान रहे बेटा, अभी मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहा। कभी आप सोचो सर किस चैप्टर से बात कर रहे हैं, मैं किसी चैप्टर की बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं केवल बात कर रहा हूं इन दो वर्ड के ऊपर, बिकॉज जो पेपर मुझे पढ़ना है मैं बेसिकली जानूं तो सही कि उस पेपर का वास्तव में मतलब क्या है। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ये आपके पेपर के नाम में यूज किए गए दो वर्ड हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अब जब बच्चे बात करता हूं मैं ऑडिटिंग की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन जब फेस टू फेस क्लास चलती है हमारी और वहां पर मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चों चलिए बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो मोस्ट ऑफ द कॉमन आंसर्स जो मेरे पास आते हैं, जो शायद आपके भी हो सकते हैं, तो मेरे पास आंसर बेसिकली कुछ इस तरह के आते हैं, सर ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ऑडिट का पर्पस है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह के कुछ कॉमन आंसर्स मेरे पास आते हैं कि जब मैं ऑडिट का एक मीनिंग बच्चों से पूछता हूं तो बच्चा कहीं ना कहीं ऑडिट का जो मतलब होता है
उसे बुक्स ऑफ अकाउंट तक लिमिट कर लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक लिमिट कर लेता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। लेकिन ऑडिट का जो मतलब है वो केवल और केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, जरा इसको आप एग्जांपल को ध्यान से बच्चे आप सुनना, और इसमें जरा ये जानने का अटेम्प्ट करना कि क्या इस ऑडिट के अंदर मैं केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको एक मैनेजमेंट ऑडिट का। मैनेजमेंट ऑडिट, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब है, चलिए मैनेजमेंट की ऑडिट, कि मेरा स्टाफ ठीक तरीके से काम करता है या नहीं करता, कि मैंने अपने स्टाफ का काम करने का जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ये चीज आपको इस तरह से परफॉर्म करनी है, क्या मेरा स्टाफ उन चीजों को वास्तव में उन्हीं तरीके से परफॉर्म करता है या नहीं करता। इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। यानी मैनेजमेंट ऑडिट को अगर मैं एक सिंपल लेमैन में कहूं तो ये बन गया मैनेजमेंट की ऑडिट। मैनेजमेंट की ऑडिट। अब ये बताइए कि क्या इस ऑडिट के अंदर मैं कहीं पर भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने को लेकर कंसर्न हूं क्या? मुझे केवल ये देखना है कि हाँ, किसी भी एंटिटी का स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है, यानी जो काम करने का उनका एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। स्टाफ जो है, एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स हैं, क्या वो एज पर स्टैंडर्ड काम करते हैं या नहीं करते। इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। क्या मैंने यहां पर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया? नहीं किया। लेकिन क्या वास्तव में मैनेजमेंट ऑडिट एक ऑडिट होती है, नहीं होती? डेफिनेटली मैनेजमेंट ऑडिट एक ऑडिट है। तो जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, तो जब मैं ऑडिट का मतलब आपसे पूछ रहा हूं तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, जो बेसिकली एक गलत आंसर है। केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करना, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, इसे ही ऑडिट नहीं कहते। ऑडिट बच्चे आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर वो नॉन फाइनेंशियल हो। ऑडिट को आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल है या फिर वो नॉन फाइनेंशियल है। सर एक और एग्जांपल दीजिए ना, जैसे भी आपने मैनेजमेंट ऑडिट का एग्जांपल दिया, फिर एक एग्जांपल और देता हूं आपको, ऑपरेशनल ऑडिट। क्या ये एक ऑडिट है? नो डाउट, बिकॉज लास्ट में ऑडिट लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक ऑडिट है। लेकिन ऑपरेशनल ऑडिट में क्या करते होंगे? जैसे मैनेजमेंट ऑडिट में आप क्या कर रहे थे? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब था मैनेजमेंट की ऑडिट। ऐसे ही ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब क्या होगा? ऑपरेशंस की ऑडिट। एक एंटिटी में जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनकी ऑडिट करना, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल ऑडिट। जैसे अगर बात करें तो प्रोडक्शन एक ऑपरेशन है, ऐसे ही आपका जो मार्केटिंग है वो आपका एक ऑपरेशन है। अब खुद सोचिए कि मेरा प्रोडक्शन, कि मेरे जो ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं या नहीं होते। अब मार्केटिंग वाला बंदा है, मार्केटिंग वाले बंदे को जितना टारगेट दिया जाता है वो उतने टारगेट अचीव नहीं कर पाता, यानी उतने सेल्स के ऑर्डर लेके नहीं आ पाता। यानी कहीं ना कहीं आपके इस ऑपरेशन में कमी है, कहीं ना कहीं आपके इस ऑपरेशन की कमी है। तो मेरा जो ऑपरेशन है, चाहे वो परचेज एक ऑपरेशन है, सेल्स मेरा एक ऑपरेशन है, मार्केटिंग मेरा एक ऑपरेशन है, और प्रोडक्शन मेरा एक ऑपरेशन है, तो एंटिटी में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं या नहीं होते, इनके लिए करवाई जाती है ऑपरेशनल ऑडिट। अब खुद सोचिए कि अगर मैं एक एंटिटी के प्रोडक्शन ऑपरेशन को एग्जामिन कर रहा हूं, बिकॉज एक एंटिटी में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन करते हुए डिफेक्ट की परसेंटेज बहुत बढ़ती हुई जा रही है। स्टैंडर्ड था 1% कि ठीक है, हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें 1% डिफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस समय एंटिटी में जो डिफेक्ट निकल के आ रहा है वो सपोज 5% का है, 6% का निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटिटी के जो प्रोडक्शन का जो ऑपरेशन है, कहीं ना कहीं शायद इसमें कमी हो सकती है। तो ऑपरेशन में किस लेवल पर क्या कमी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करवाई जाती है ऑपरेशनल ऑडिट। जब कोई एक ऑपरेशन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता तो उसका मतलब ऑपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, और उस कमी को आइडेंटिफाई करने के पर्पस के लिए एंटिटी में करवाई जाती है ऑपरेशनल ऑडिट। अब ये बताइए क्या ऑपरेशनल ऑडिट अपने आप में एक ऑडिट है या नहीं है? सर बिल्कुल है। लेकिन क्या इस ऑडिट के अंदर
आप कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एग्जामिन करेंगे क्या? नहीं। प्राइमरली मेरा फोकस केवल उसी ऑपरेशन पर सीमित रहेगा जिस ऑपरेशन को मैं एग्जामिन करने के लिए यहां पे जा रहा हूं कि वो ऑपरेशन एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकल मैनर में होता है या नहीं होता। तो जब मैंने अभी आपसे पूछा कि बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मैंने अभी कोई फर्स्ट लेक्चर बेटा स्टार्ट नहीं किया, पहली बता दूं। अभी कोई फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो पूरा फोकस केवल आपका जो वर्ड है ना, ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसके ऊपर लगा रहा हूं ताकि कंसेप्ट निकल के आए। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और रटना शुरू कर दिया ना, वो कंसेप्ट पे काम नहीं चलेगा। अब आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो कंसेप्ट के ऊपर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, इट इज मस्ट, मैंडेटरी है जी। तो बात कर रहे हैं ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑडिटिंग का मतलब जब हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं तो जो कॉमनली आंसर मुझे मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि मोस्ट ऑफ द कॉमन आंसर मेरे पास ये आते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना ऑडिट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना ऑडिट होता है। ठीक है बेटा, आपने कहीं ना कहीं ऑडिट का जो मतलब है ना उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया केवल और केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर, जबकि मैं सिंपली ये आपसे कह रहा हूं कि ऑडिट केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है। ऑडिट को आप किसी भी फील्ड में कंडक्ट कर सकते हो, चाहे वो एरिया फाइनेंशियल एरिया हो या फिर वो एरिया नॉन फाइनेंशियल एरिया हो। नॉन फाइनेंशियल एरिया के अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दे डाले, एक मैनेजमेंट ऑडिट और एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ऑपरेशनल ऑडिट। तो कुछ और एग्जांपल देंगे क्या? मैं नाम बोल दूंगा बेटा, उन ऑडिट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे एनर्जी ऑडिट होती है, एक एनवायरमेंटल ऑडिट होती है, ऑल दीज आर ऑडिट, लेकिन उनका सब्जेक्ट मैटर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर फिर ऑडिट का मतलब क्या हुआ? ऑडिट का मतलब बेटा मैं सिंपली अगर एक लेमैन में कहूं तो ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन कर रहा हूं देन इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। मैं जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करता हूं देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, इसको मैं ऑडिट ही कहता हूं। अब सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर में भी फाइनेंशियल मैटर एंड सब्जेक्ट मैटर में भी एनी नॉन फाइनेंशियल मैटर। If subject matter is financial matter, if subject matter is financial matter, then audit is called as financial audit. If subject matter is financial matter, then such audit is called as financial audit. तो कहीं ना कहीं इस लेक्चर के बिगिनिंग में जो मैंने आपसे पूछा कि बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, और कहने के आपके माइंड में जो आंसर आ रहे थे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये सारे मीनिंग आपके सही थे। लेकिन ये सारे मीनिंग कौन सी ऑडिट को लेकर सही थे? क्या केवल ऑडिट को लेकर ये मीनिंग सही था या फाइनेंशियल ऑडिट को लेकर ये मीनिंग सही था? ऑडिट को लेकर मीनिंग सही नहीं था। बिकॉज जब मैं पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट तो मैं सिंपली बोलूंगा एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन कर लेना, इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। लेकिन अगर मैं जिस चीज को एग्जामिन करने के लिए जा रहा हूं अगर वो एक फाइनेंशियल मैटर है देन ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट। और सर अगर जिस मैटर को मैं एग्जामिन करने के लिए जा रहा हूं वो कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है, वो कोई एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी ऑडिट के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट है, ऐसी बहुत सारी ऑडिट है। तो क्या सर हमारे सिलेबस में क्या सारी की सारी ऑडिट कवर हो जाएंगी? बिकॉज आप तो कह रहे हो ऑडिट का मतलब एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आप एग्जामिन करिए, इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। और आपने तो कहा सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल है या फिर वो नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल अगर सब्जेक्ट मैटर है देन ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट, और सब्जेक्ट मैटर अगर कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है देन ऑडिट में भी मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट। सारी ऑडिट हमारे सिलेबस में है देन आंसर इज नो। आपका सिलेबस केवल और केवल एक ही तरह की ऑडिट कवर करता है एंड सच ऑडिट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट। आपका सिलेबस ये इंटर लेवल पर आपका सिलेबस केवल और केवल एक ही ऑडिट, एक ही नेचर की ऑडिट में बेसिकली कह सकता हूं कवर करता है, और वो है कौन सी ऑडिट सर? इट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। तो आपके सिलेबस के पर्पस के लिए
जहां कहीं भी ऑडिट वर्ड आएगा तो ऑडिट का मतलब इंप्लाइड है कि हम किस ऑडिट की बात कर रहे होंगे सर, उस केस में हम केवल बात कर रहे होंगे फाइनेंशियल ऑडिट की। आपके सिलेबस में जहां कहीं भी बच्चे में ऑडिट की बात करूंगा तो ऑडिट का मतलब इंप्लाइड है कि हम यहां पर किस ऑडिट की बात करेंगे, हम यहां पर सर बात करेंगे केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट की। बिकॉज जितनी भी नॉन फाइनेंशियल ऑडिट हैं, या कुछ मैंने एग्जांपल आपको दिए, मैनेजमेंट ऑडिट का, ऑपरेशनल ऑडिट का, एनर्जी ऑडिट का, एनवायरमेंटल ऑडिट का, ये सारी ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस केवल और केवल एक ही तरह की ऑडिट कवर करता है, इट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर, मेरा पहले वर्ड पर एक डिस्कशन खत्म कर दिया मैंने ऑडिटिंग के ऊपर। पेपर के नाम में आपके दो वर्ड आ रहे हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो पहला फोकस केवल और केवल किस वर्ड पे मैंने करा अभी आपके साथ, ओनली एंड ओनली ऑन ऑडिटिंग। तो एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करना, इट इज कॉल्ड एज ऑडिट। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, इट मे बी एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट मैटर में बी एनी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर कोई आपका नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट मैटर आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, देन सच ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। इफ सब्जेक्ट मैटर इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट। और अगर सब्जेक्ट मैटर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी ऑडिट कुछ एग्जांपल देंगे आप, बिल्कुल देंगे। मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर यहां नहीं पढ़ना तो क्या जब हम सीए फाइनल में आएंगे और आपसे क्लास लेंगे, क्या आप वहां पे पढ़ाएंगे? फाइनल लेवल पे ये दो ऑडिट आपके सिलेबस में है, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। लेकिन एनर्जी ऑडिट और एनवायरमेंटल ऑडिट ये कभी सीए फाइनल में सिलेबस में हुआ करते थे, कभी, बहुत पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया। ये काफी टाइम पहले सीए फाइनल में सिलेबस में हुआ करते थे, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ऐसी ऑडिट को सिलेबस से बाहर कर दिया था। तो एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट ये कहीं पर भी आपको नहीं पढ़नी, कहीं पर भी आपको नहीं पढ़नी। आईसीआई उन ऑडिट को आपके सिलेबस में कवर करते हुए चल रहा है मेनली, जिनको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई एनर्जी ऑडिट नहीं आ सकती, एनवायरमेंटल ऑडिट नहीं आ सकती, आ सकती है, बट दीज ऑडिट आर वेरी एक्सेप्शनल। जो रूटीन में हम ऑडिट्स करते हैं वो ऑडिट आपके सिलेबस में होती है। जैसे टैक्स ऑडिट, क्या रूटीन में है? बिल्कुल है। तो क्या ये हमें कहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। क्या सर सीए इंटर में हमें टैक्स ऑडिट पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो सीए इंटर मैंने पहले कह दिया, ऑडिट केवल कौन सी पढ़नी है आपको, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ऑडिट, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और जितनी भी नॉन फाइनेंशियल ऑडिट हैं वो आपकी कुछ ऑडिट कवर होंगी सीए फाइनल लेवल पे आकर। जैसे टैक्स ऑडिट वहां पे कवर हो जाएगी आपकी, एनर्जी ऑडिट वहां पे नहीं मिलेगी, एनवायरमेंटल ऑडिट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, ये रूटीन में हम काम करते हैं। यानी ऐसे ऑडिट्स हमारे पास रूटीन में आती हैं। तो जो ऑडिट्स एस सीए में रूटीन में करता हूं, आईसीआई ने उन ऑडिट्स को आपके ऑडिट के पेपर के सिलेबस में रखा हुआ है। और जो ऑडिट बहुत रेयरली आती हैं, एक्सेप्शनली आती हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा। तो एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, ये मुझे ना तो इंटर में पढ़ना और ना ही मुझे ये सीए फाइनल में पढ़ना। फॉर अवर सिलेबस ऑफ सीए इंटर, ऑडिट इज फॉर फाइनेंशियल ऑडिट। यानी हमारे सीए इंटर के ऑडिट के पर्पस के लिए, ऑडिट का मतलब क्या होगा, जहां कहीं भी मैं बेटा अब ऑडिट की बात करूंगा तो अब ये मत कहना सर कौन सी ऑडिट, आपने तो कहा था कि ऑडिट तो किसी फाइनेंशियल मैटर पे भी हो सकती है, ऑडिट किसी नॉन फाइनेंशियल मैटर पे भी हो सकती है, कहा था। लेकिन अब एक बात पे प्लीज आप गांठ बांध लीजिए कि जहां कहीं भी सीए इंटर में अब मैं ऑडिट की बात करूंगा तो ऑडिट का मतलब केवल केवल और केवल कौन सी ऑडिट से होगा सर, इट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट। तो फॉर आवर सिलेबस ऑफ सीए इंटर, ऑडिट इज फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, दैट इज सब्जेक्ट मैटर विल बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उस ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। तो ये मैंने बेटा अभी आपको एक ऑडिट का मतलब नहीं बताया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिकॉज जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में मीनिंग थे ना, ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कहीं कुछ मीनिंग डेफिनेशन शायद कहीं पढ़ी हो या आपके माइंड में आ रही हो। तो ये जो ऑडिट का मतलब है ये फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब है।
और मैंने अभी आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। अभी मैं केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको आपके पेपर का दे रहा हूं, और उस पेपर के इंट्रोडक्शन में केवल एक वर्ड मैंने अभी आपके माइंड में सेट करा है, व्हाट इज ऑडिटिंग। व्हाट इज ऑडिटिंग। तो अगर कोई भी बच्चा आपसे मीनिंग पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो केवल फाइनेंशियल ऑडिट को दिमाग में रखते हुए मीनिंग मत बता देना। सिंपली बोलिए कि भाई ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, कि मैं अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन कर रहा हूं तो बेसिकली मैं उस सब्जेक्ट मैटर की मैं ऑडिट कर रहा हूं। एंड सब्जेक्ट मैटर में भी फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में भी यानी नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है देन ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट, और अगर सब्जेक्ट मैटर कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो ऐसी ऑडिट के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सीए इंटर में ऑडिट का मतलब केवल केवल और केवल एक ही तरह की ऑडिट से होगा, एंड इट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट। क्लियर सर? बात तो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं आपके पेपर के नाम में जो ये दूसरा वर्ड आया है, एश्योरेंस। एश्योरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? को जब तक यही पता नहीं हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस, हम इस पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो कहने की मुझे एक फाउंडेशन तैयार करनी है बेसिकली आपकी पहले। तो फाउंडेशन की एक लेयर मैंने अभी बिछाई ऑडिटिंग वर्ड को लेकर। नाउ बात करते हैं इसके दूसरे वर्ड पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। सोचो सोचो और बताओ। सर कैसे बताएंगे? आप सोच तो लो, आपके मन की बात शायद मैं सुन लूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? एश्योर करना, तसल्ली देना, अपनी बात को रखना, अपनी बात को रखना। किसी क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया, बोले सीए नितिन गुप्ता जी हम आपको अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए। कंपनी ने मुझे अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। अब मैं क्लाइंट के यहां पर गया और मैंने वहां पर जाके उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया। बस क्लाइंट ने जिस ऑडिट के लिए मुझे अपॉइंट किया था वो कौन सी ऑडिट थी? एक कंपनी ने जब मुझे अपॉइंट किया है तो बेसिकली उन्होंने मुझे फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किया। अब मैं क्लाइंट के यहां पर जाता हूं, मैं कंपनी में जाता हूं और मैंने वहां पर ऑडिट करनी शुरू कर दी, यानी मैंने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। अब जब मैंने इतनी सारी चीजें एग्जामिन करी कि बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन कर रहा हूं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं एग्जामिन कर रहा हूं, इन सबको एग्जामिन करने के बाद अब जो मेरे ऑडिट की फाइंडिंग्स होंगी, क्या सीधे वो मैनेजमेंट को बताऊंगा सर देखिए यहां यहां आपकी गलती है, यहां यहां आप इनका करेक्शन कर दीजिए? मैंने गलतियां उनको बताई और उन्होंने करेक्शन कर दिया, क्या मेरी ऑडिट खत्म हो गई? क्या ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पस है, क्या वो खत्म हो गया इस जगह पर? मैं क्लाइंट के यहां पर जाता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं एग्जामिन करता हूं। उसमें जो जो कमियां मुझे मिली, जो जो गलतियां मुझे मिली, मैंने उनको नोट डाउन करा। अब मैं मैनेजमेंट के पास करा, मैनेजमेंट के पास गया और मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की सर प्लीज अब आप इनको सही कर दीजिए। तो मैनेजमेंट अब उन गलतियों को सही कर देता है। तो मैंने गलतियां निकाली, मैनेजमेंट को बताई, मैनेजमेंट ने वो गलतियां सही कर दी, सही कर दी। क्या मेरी ऑडिट कंप्लीट हो गई? यस और नो? क्या यहां पर मेरी ऑडिट कंप्लीट हो गई? यस और नो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई, ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई। सर क्यों? बिकॉज हमने तो एग्जामिन करा, हमें गलती भी मिली, हमने मैनेजमेंट को बताया भी और उन्होंने सारी गलतियां सही कर दी। बोले सही तो कर दी, लेकिन अब बताइए ओवरऑल एग्जामिनेशन के बेसिस पर, ओवरऑल एग्जामिनेशन के बेसिस पर जो फाइंडिंग्स आपके पास आई, आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए, अब आप बताइए अल्टीमेटली कि आपकी क्या एक राय निकल के आ रही है, आपकी एक ओपिनियन क्या निकल के आ रही है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट? क्या एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते? क्या एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर तरीके से बनाया है या नहीं बनाया? अल्टीमेटली अपनी बात तो रखिए। बिकॉज मैंने गलतियां निकाली और मेरी गलतियां निकालने पर अगर मैनेजमेंट ने वो गलतियां सही कर दी तो ठीक है, मैनेजमेंट को मैंने करेक्शन तो करवा दिया सारा,
लेकिन आपने अपनी बात कहां रखी कि आपकी एक क्या राय निकल के आ रही है, आपकी क्या एक ओपिनियन निकल के आ रही है। आपको अपनी बात रखनी है अब यहां पर। तो बात जो आप रखते हो अपने एग्जामिनेशन के बेस पर, जो अब आप अपनी एक बात रख के आते हो, जो आप एक ओपिनियन दे के आते हो, दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज ऑडिटर एश्योरेंस। आपने जो काम किया और उस काम के बेसिस पर जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब अल्टीमेटली जो अपनी आप बात रख के आ रहे हो, अपनी एक राय रख के आ रहे हो, अपनी एक ओपिनियन दे के आते हो, देन सच एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। अगर क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया और कहा सर प्लीज एक बार ना हमारे बुक्स को चेक कर लो और कोई गलती आती है तो हमें बताओ ताकि हम उन गलतियों को सही कर सकें। तो मैं गया, मैंने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया, गलतियां निकाली और सारी गलतियां सही करवा दी। मेरा एंगेजमेंट खत्म। क्या मैंने यहां पर कोई ऑडिट करी है? आंसर इज नो भाई साहब, ये ऑडिट नहीं है। वो ऑडिट के बेस पर अल्टीमेटली आपको अपनी ओपिनियन भी दे के आनी होगी। अगर आप एग्जामिन कर रहे हो लेकिन आप ओपिनियन नहीं दे रहे, आप एग्जामिन कर रहे हो लेकिन आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो, देन इट इज नॉट ऑडिटिंग। ये ऑडिट में नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा कि यहां पर कि हाँ ठीक है, फिर आपने कुछ काम तो किया बट उसके अंदर आपने एश्योरेंस, आपने अपने एक ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया। तो जहां ओपिनियन होती है वहां एश्योरेंस होता है। जहां ओपिनियन होती है वहां एक एश्योरेंस होता है। और जहां ओपिनियन नहीं है, जहां ओपिनियन नहीं है वहां पर फिर भाई साहब एक एश्योरेंस भी नहीं है। जहां पर ओपिनियन नहीं है वहां पर एश्योरेंस भी नहीं है। तो जहां ओपिनियन वहां एश्योरेंस। तो एश्योरेंस का मतलब क्या है? इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटिंग कंडक्टेड। जो आपने ऑडिट किया है, जो आपने एग्जामिन किया है, उसके बेस पर जो आप अपनी ओपिनियन दे के आते हो, अपनी बात रख के आते हो, अपनी एक राय दे के आते हो, then such expression of opinion is called as assurance। बात समझ में आई बच्चे कुछ? तो खुद देखिए इन दो वर्ड के अंदर पूरी ऑडिट का सार छिपा हुआ है। ऑडिटिंग करनी है और ऑडिट करने के बेस पर, ऑडिटिंग के बेस पर जो फाइंडिंग्स आपके पास आई हैं उनके बेस पर मुझे कंक्लूड करना है और अल्टीमेटली अपनी एक ओपिनियन देके आनी है। जहां आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर देते हो वहां पर आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है। जहां आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर देते हो वहां पर आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है। तो एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड। अब इसके ऊपर एग्जाम में एक बार करेक्ट और इनकरेक्ट पे क्वेश्चन लगा हुआ है, जरा ध्यान से बच्चे आप अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन है करेक्ट और इनकरेक्ट का। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक काम करना, वैसे तो आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स की एक सॉफ्ट कॉपी आपको मिली है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अलग से एक ऑडिट किए ना, एक अलग से आप एक नोटबुक आप लेके बैठेंगे। बिकॉज जो मेरे खुद का हैंड रिटन नोट्स आपको दिया गया वो तो अल्टीमेट क्रक्स है कि ये आपका कंटेंट है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है और बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ वो आपको नोट्स मिलेंगे। लेकिन उस कंटेंट को समझने के लिए जो मैं दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा उस कंटेंट, बिकॉज आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिल गया उसमें पूरा कंटेंट है, ठीक है, लेकिन उस कंटेंट को समझाने के लिए ये नहीं कि बस बेटा मैंने ट्रांसलेट कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, उस कंसेप्ट पे क्लास नहीं होगी ये वाली। उसमें कंटेंट को समझाने के लिए बेटा हो सकता है एक कंटेंट की एक एक लाइन को समझाने के लिए शायद मैं वहां पे तीन तीन चार चार एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं। तो एग्जाम्पल्स बेटा आपको रिकॉल हो सके, बिकॉज कंटेंट समझने के लिए एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ऐसे जो भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर आपके लिए नोट करता हूं वो एग्जाम्पल्स प्रॉपर आप अलग से एक नोटबुक बनाएंगे जहां पर वो सारे एग्जाम्पल्स को आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, तो एक करेक्ट और इनकरेक्ट का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऑडिटर इज अ गारंटर। ऑडिटर इज अ गारंटर।
ऑडिटर एक गारंटर होता है, यानी कि जो मैं ऑडिट करता हूं उसके बेसिस पर जो मेरे पास फाइंडिंग्स आती हैं और जो मैं कंक्लूजन्स दे के आता हूं वो मेरी ओर से दी गई गारंटी होती है। मैंने क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया, मैंने क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया और मुझे सपोज वहां पर कोई भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती, कोई भी मुझे अकाउंटिंग की गड़बड़ी नहीं मिलती और मुझे लगा कि हाँ क्लाइंट ने बहुत अच्छे तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है, बेहतर तरीके से क्लाइंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, तो मैंने भी अपनी ओपिनियन दे दी और कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हुई मेरी ओर से एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कॉल्ड एज माय एश्योरेंस। ठीक है, मैंने अपने एक ओपिनियन को वहां पे एक्सप्रेस कर दिया। नाउ टेल मी कि क्या ऑडिटर ने एक गारंटी दे दी? क्या ऑडिटर ने यहां पर एक गारंटी दी है कि हाँ बोले भाई मैंने लिख के दिया है ना कि क्लाइंट के यहां पे कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो मेरी ओर से दी गई एक गारंटी है कि क्लाइंट के बुक्स में, क्लाइंट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कहीं भी, कहीं पर भी किसी भी तरह की मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। क्या ये मेरी गारंटी है? देन आंसर इज नो, ये मेरी ओर से दी गई कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज अगर मैं गारंटी की बात करता हूं तो ये गारंटी की बात आती है हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर मैं गारंटी की बात करूंगा, गारंटी का मतलब भाई साहब पत्थर की लकीर कि कोई माई का लायल है तो आओ और मेरी इस बात को गलत साबित करके दिखा दे। ये बताइए कितना ही अच्छा ऑडिटर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा ऑडिटर क्यों ना हो, उसमें अकाउंटिंग की नॉलेज, ऑडिटिंग की नॉलेज, लॉ की नॉलेज कूट कूट के भरी हुई है, फिर भी 1% ही सही बताइए क्या मेरी ओर से एक गलत ओपिनियन जाने का चांस 1% ही सही, क्या गलत ओपिनियन जाने का चांस बन सकता है या नहीं बन सकता? कि या आप सोचते हो कि यार एक सीए ने ओपिनियन दिया तो 100% बिल्कुल सही बोला होगा? भाई साहब मैं भी इंसान हूं और गलती किससे होती है? कहते हैं ना गलती तो इंसानों से ही होती है। तो 1% ही सही, क्या मेरे से एक गलत ओपिनियन जा सकती है या नहीं जा सकती? जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। और ऑडिटर को हम गारंटर नहीं कहते, ऑडिटर इज एन एश्योरर। ऑडिटर इज एन एश्योरर। ऑडिटर गारंटर नहीं होता। आंसर इज इनकरेक्ट, आंसर इज इनकरेक्ट। ऑडिटर क्या होता है? एक एश्योरर होता है, एश्योरर होता है, वो केवल अपने एग्जामिनेशन के बेस पर एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एश्योरेंस किस बात का? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, कि जो मैंने एग्जामिन किया है उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर बेसिकली मुझे क्या लग रहा है कि एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं या नहीं। जब मैं अपनी ये वाली बात रख के आता हूं तो बेसिकली मैं वहां पर क्या प्रोवाइड करा रहा हूं? मैं केवल एक एश्योरेंस की बात करता हूं। और एश्योरेंस के दो लेवल होते हैं, यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपना आंसर पहली बार में सही निकालेंगे। जब मैं ऑडिट के बेस पर एक एश्योरेंस दे के आता हूं तो उस एश्योरेंस का लेवल क्या रहेगा? क्या ये एक रीजनेबल एश्योरेंस होगा या ये एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस होगा? दो लेवल है आपके एश्योरेंस के। पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी, ऑडिटर भाई साहब कोई गारंटर नहीं है, ऑडिटर कोई गारंटर नहीं है, बिकॉज गारंटी का मतलब तो हो गया 100% एक्यूरेसी और 1% ही सही मेरे से भी गलत ओपिनियन जा सकती है। तो मैं गारंटर नहीं हूं, मैं एश्योरर हूं। और आपके एश्योरेंस के दो लेवल होते हैं, एक तो होता है रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। एब्सोल्यूट लेवल का मतलब क्या हो गया बेटा? एब्सोल्यूट लेवल तो जस्ट लाइक क्या बन गई आपके लिए? गारंटी बन गई ना। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब हो गया इट इज जस्ट लाइक अ गारंटी। जबकि बताइए क्या ऑडिटर कभी भी गारंटर हो सकता है? नहीं। तो उस गारंटी का मतलब हो गया आप अपनी बात को एब्सोल्यूट मैनर में रख रहे हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? नो इफ नो बट। भाई साहब जितना बोल दिया है ना 100% सही है, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। ऑडिटर बेटा कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं करता, वो केवल और केवल
रीजनेबल एश्योरेंस को लेके चलता है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, बिकॉज ऑडिट करते हुए कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते। अपने ऊपर लेके सोचिए, अपने ऊपर लेके सोचिए। और ऑडिट के अंदर में जब भी कोई कंसेप्ट आपको समझाऊंगा ना बच्चे, मैं एग्जांपल जो आपको दूंगा बहुत ग्राउंड लेवल से आपको दूंगा कि वो एग्जांपल को सीधा आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हो। और फिर मैं आपको टेक्निकल एग्जांपल्स दूंगा। ये भी नहीं कि मैं ऑडिट आपको पढ़ा रहा हूं और सीधा मैं आपको टेक्निकल एग्जांपल्स देना शुरू करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑडिट पढ़ाते हुए मैं पहला जो एग्जांपल आपको दूंगा वो कुछ इस लेवल का होगा, ग्राउंड लेवल का होगा, जो कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। और फिर उस एग्जांपल को थोड़ा और टेक्निकली बनाते हुए कंसेप्ट के साथ में लिंक करूंगा। बात कर रहा हूं मैं यहां पर एब्सोल्यूट और रीजनेबल एश्योरेंस की। मैंने कहा जी ऑडिट में कभी भी एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब तो क्या हो जाएगा? जस्ट लाइक अ गारंटी। और गारंटी का मतलब तो क्या हो गया? पत्थर की लकीर। जबकि मैंने कहा 1% ही सही, एक कितना ही अच्छा ऑडिटर क्यों ना हो, उसमें अकाउंट की नॉलेज, ऑडिट की नॉलेज, लॉ की नॉलेज कूट कूट कर कितनी ही क्यों ना भर रखी हो, फिर भी 1% ही सही गलत ओपिनियन जानने के चांस तो बन सकते हैं। अब इस पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किसी भी पेपर पर आपकी कमांड कितनी ही ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, आप कितनी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बताइए जब आप पेपर देने के लिए जाते हो, क्या आप श्योर हो कि इस पेपर में आप कम से कम 80s में या 90s में स्कोर करके आएंगे? स्पेशली जब आप सीए का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो बेटा कहीं ना कहीं तभी भी एक रिस्क आता है, नहीं आता? तो ऐसा नहीं है कि बेटा कि मेरे को अकाउंट की नॉलेज नहीं है या मेरे को ऑडिट की नॉलेज नहीं है, मेरे को लॉ की नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज सपोज सबकी अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेपर में स्ट्रगल तो कर लेते हैं, रिजल्ट भी शायद फेवर में नहीं आता। ऐसा क्यों? बिकॉज आपकी भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है कि मैं कोई भी पेपर कितने अच्छे तरह से तैयार क्यों ना कर लूं। स्टडी मटेरियल में घोट के पी गया, पिछले 10 अटेम्प्ट किया, 10 साल के 20 अटेम्प्ट हो गए, क्वेश्चंस को मैं घोट के पी गया, कंसेप्ट पूरा मैं चाट गया, लेकिन फिर भी शायद आप वहां पर 80s या 90s में स्कोर ना कर पाओ, बड़ी मुश्किल से शायद 50 नंबर आपके आए। आप इन चीजों से ओवरकम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज योर इनहेरेंट लिमिटेशन। बेटा विराट कोहली का एग्जांपल दे रहा, रिसेंटली आईपीएल में फ्लॉप हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन नहीं है भाई, उसकी भी कुछ ना कुछ क्या है, अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है जिनसे शायद ओवरकम नहीं कर पा रहा। तो आप एक बैट्समैन से हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जाएगा और पक्का स्कोर करके आएगा। अब कोई बैट्समैन अगर बहुत अच्छा बैट्समैन अगर जीरो पे आउट हो जाए, आई थिंक जो आईपीएल 2022 में रिसेंटली हुआ उसमें शायद 3 बार वो जीरो पे आउट हुआ, तो एक इतना अच्छा बैट्समैन जो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज हुआ, वो अगर जीरो पे आउट हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है, बट क्या है बेटा उसकी भी बेचारे की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन क्या है कि जिनकी वजह से शायद जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पूरा ना कर पाए एक बेहतर तरीके से, इट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशन। तो ऐसे ही जब मैं ऑडिट करने के लिए जाता हूं तो ऑडिट में भी होती हैं कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन। वो होती क्या है बेटा, बहुत लेक्चर्स के बाद जाके डिस्कस करूंगा मैं आपसे, बस अभी तो केवल एक छोटा सा ब्रीफ में इस पॉइंट पे दे रहा हूं आपको कि ऑडिटर एक गारंटर नहीं है, ऑडिटर एक एश्योरर होता है। गारंटर का मतलब क्या हो गया? 100% एब्सोल्यूट मैनर में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं कर रहे। रीजनेबल एश्योरेंस की बात ही क्यों? बिकॉज ऑडिट सफर करती है इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन, दीज आर सच टाइप ऑफ लिमिटेशन विच कैन नेवर बी ओवरकम, जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते भाई साहब, ये इनबिल्ट है। और इनकी वजह से 1% ही सही, 1% ही सही एक अच्छे ऑडिटर से भी इनएप्रोप्रिएट एक गलत ओपिनियन जाने के चांस बन जाते हैं। तो ऑडिटर अपने ऑडिट के बेस पर केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस की बात करता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो है, लेकिन वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। एक पॉइंट बोल रहा हूं, इसको ध्यान से आप बेटा प्लीज समझना, मैंने क्या पॉइंट बोला इस जगह पर। रीजनेबल एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, but it is not
एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ये एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं होता? रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो है, लेकिन अपने आप में एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आता है करेक्ट और इनकरेक्ट में, ऑडिटर इज गारंटर, आंसर इज इनकरेक्ट। ऑडिटर इज एन एश्योरर। On the basis of examination conducted, the auditor obtains a reasonable assurance. The auditor obtains a reasonable assurance about whether financial statement of the entity are free from material misstatement or not. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not an absolute assurance due to inherent limitation of auditing. इतनी बात बच्चे अगर आप लिख के आओगे तो 2 के 2 नंबर आप ले जाओगे। अच्छा, करेक्ट और इनकरेक्ट में भी बच्चे के मायने बताए क्या होता है कि 2 नंबर का है करेक्ट और इनकरेक्ट, तो 1 नंबर मिलता है आपको करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए, और 1 नंबर आपका होता है रीजनिंग के लिए। बच्चा जनरली ये वाली बात समझता है जो सरासर गलत है। अगर आपने इसका आंसर अटेम्प्ट करा है ऑडिटर इज अ गारंटर, आपने लिखा है इनकरेक्ट, लेकिन रीजनिंग प्रॉपर नहीं है, एग्जामिनर 0 नंबर आपको दे सकता है। आप इस बात को लेके चैलेंज नहीं कर सकते कि सर मैंने आंसर तो सही लिखा है इनकरेक्ट, बट मेरा रीजन सही नहीं है, तो कम से कम 1 नंबर तो मुझे मिलना चाहिए। वो नंबर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा कोई स्टैंडर्ड बाइफर्केशन आईसीएआई की ओर से नहीं है। तो अगर एग्जामिनर को ये लगता है कि आपका रीजन प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में एग्जामिनर बेटा आपको 0 नंबर देने का अधिकार पूरा रखता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इस पर मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं कि जो एक बच्चे के साथ हुआ था, जो उसने मुझे अपनी कॉपी दिखाई थी, एक क्वेश्चन कंपनी एक्ट के सेक्शन पे था। कंपनी एक्ट में एक सेक्शन होता है 141 सबसेक्शन 3, ये लॉ में आपने पढ़ा होगा वैसे, तो इसमें ये तो नहीं, ये मैं ये अजम्पशन ले सकता हूं कि लॉ में थोड़ा बहुत आप इसे पढ़ के आए हो। तो 141 सबसेक्शन 3 में आती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, और उसमें एक क्लॉज नंबर एफ आती है, क्लॉज नंबर एफ। और क्लॉज नंबर एफ ये कहता है कि अगर एक पर्सन का रिलेटिव कंपनी के अंदर केएमपी है या डायरेक्टर है, तो आप ऐसे पर्सन को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते। तो 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ पर एक बार एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट लगा हुआ था। बच्चे ने आंसर सही अटेम्प्ट किया था, वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, रीजनिंग भी बच्चे ने प्रॉपर लिखी थी, लेकिन जब उसने क्लॉज मेंशन करी 141 सबसेक्शन 3, वो क्लॉज को कैपिटल लेटर्स में लिख के आया था, जबकि यहां पे जो क्लॉज है वो स्मॉल लेटर में है। बच्चे ने इस क्लॉज को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, एग्जामिनर ने इसी को ही इस तरह से कवर करके क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। बेसिकली एग्जामिनर कहना चाह रहा था कि ये क्या बेवकूफ बनती है, पता होना चाहिए कि कंपनी एक्ट के अंदर जो क्लॉज चलती हैं आपकी वो स्मॉल लेटर्स में होती है, और आप यहां पर कैपिटल लेटर यूज कर रहे हो। एग्जामिनर ने वहां पर बच्चे को 2 में से 0 नंबर दे रखे थे। मेरा ऐसा मानना था कि बच्चे को कम से कम 1 नंबर तो मिलना चाहिए था, लेकिन बेटा इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मत सोचना कि करेक्ट और इनकरेक्ट लिखने का 1 नंबर आपको मिल जाएगा और 1 नंबर आपको रीजनिंग पर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट सही किया है वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, लेकिन रीजन आपका प्रॉपर नहीं है, या रीजन देते हुए रीजन भी सही है बट रीजन देते हुए आप सेक्शन वगैरह को आप गलत कोड करके आ जाते हो, क्लॉज को आप गलत तरीके से मेंशन करके आ जाते हो, सबसेक्शन आप गलत कोड करके आ जाते हो, तो उस केस में एग्जामिनर आपको 0 नंबर दे सकता है। और इस बात को लेकर फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते कि सर कम से कम 1 नंबर तो मिलना चाहिए था। करेक्ट और इनकरेक्ट में जब आप रीजनिंग देंगे अपनी, तो काफी सारे बच्चे शायद हो सकते हैं कि वो ये मान लें कि 2 या 3 लाइन काफी हैं 1 नंबर के लिए। ऐसी बेवकूफ पंक्ति बिल्कुल भी नहीं करनी है मुझे एग्जाम के अंदर, बिल्कुल नहीं करनी है। सर ऐसा क्यों? रीजनिंग जितना डिटेल में लिख के आ सकते हो लिख के आ जाना। वैसे हालांकि अगर आप आईसीआई का सजेस्टेड आंसर देखेंगे ना, वो 2 या 3 लाइन से ज्यादा की रीजनिंग नहीं देते, लेकिन अगर मैं यही कंसेप्ट अपने पेपर में लगा के आऊं और 2 या 3 लाइन की ही मैं रीजनिंग लिख के आता हूं, तो मुझे नंबर वहां पर नहीं मिलते।
बिलीव मी, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, जो मैंने बच्चों की कॉपीज को देखा हुआ है। बच्चा रीजनिंग में लिखते हुए ना कंजूसी कर जाता है। आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए देखा जाए तो बेटा आप आधी लड़ाई ऑडिट की कहां जीत जाओगे, जब 30 नंबर का आपका एमसीक्यू और 14 नंबर का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट, अगर ये पार्ट आपका अच्छा चला गया, ऑडिट में बेटा आपको एग्जाम्पशन स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। बट कंडीशन कि ये आपका अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए, और करेक्ट और इनकरेक्ट में अगर आप ये सोचते हो कि हाँ 14 में से कम 10 नंबर में लेके आऊं, कम से कम 10 का टारगेट मुझे यहां पर लेके चलना है, कि 10 से नीचे तो बिल्कुल मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो रीजनिंग 5 लाइन की हो जाए, 6 लाइन की हो जाए, 7 लाइन की हो जाए, आधे पेज की हो जाए, रीजनिंग डिटेल आपको लिखकर आनी है। अगर आपने यहां पर स्कोर कर डाला, तो फिर बोल रहा हूं बेटा ऑडिट के पेपर में एग्जाम्पशन स्कोर करना काफी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो रीजनिंग अगर आपको पता है, तो आधे पेज का मतलब ये नहीं कि रीजनिंग को आपको बना के लिखना है ना, जो कंटेंट आपके पास है कि हाँ मुझे पता है कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, अगर मुझे लगता है कि रीजनिंग डिटेल में जानी चाहिए, तो आप रीजनिंग को जितना आपके पास कंटेंट है आप लिख के आ जाइए। बिकॉज अगर रीजनिंग को मैंने कम लिखा, शायद एग्जाम में मुझे वहां पर 1 नंबर दे। और जनरली जब कोई बच्चा फेल होने के बाद अपनी कोई कॉपी मुझे दिखाता है, वैसे पहली बात तो फेल होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी अगर फेल होने के बाद या कम स्कोर करने के बाद अपनी कॉपी मुझे दिखाता है, तो मैं जनरली किस अप्रोच पर बच्चे की कॉपी को देखता हूं। जो क्वेश्चन बच्चे को नहीं आता, मैं कहता हूं कोई बात नहीं बेटा, हाँ पैनिक मत हो, ये तेरे को वैसे भी नहीं आता था। लेकिन जब कोई बच्चा ऑडिट में सपोज अगर फेल हो रहा है, तो जनरली बच्चा जो ऑडिट में अगर फेल होता है वो 30 से 40 नंबर के बीच में स्कोर कर रहा होता है, यानी कि 32 नंबर आ गए या 33 नंबर आ गए, 34 35 इतने लाइन में वो स्कोर कर रहा होता है। मतलब 30 क्रॉस कर जाता है बट शायद 40 क्रॉस नहीं कर पा रहा होता, या 40 भी क्रॉस कर जाता है शायद 50 क्रॉस नहीं कर पाया, एग्रीगेट में कमी रह गई कुछ, तो इतने मार्जिन से बच्चा फेल हो रहा होता है। और जब मैं देखता हूं कि करेक्ट और इनकरेक्ट में आपने क्या करा है, तो दिल से देख के बेटा बड़ा दुख होता है, ये करेक्ट और इनकरेक्ट में बेटा इतना कम क्यों लिखा। रीजन शॉर्ट है, एग्जामिनर ने 1 नंबर दिया हुआ है, बोला बस सर मुझे लगता है कि 2 या 3 लाइन काफी है 1 नंबर के लिए। मैंने कि नहीं बेटा, ये कंजूसी नहीं करनी थी। और कहता हूं कि देख बेटा ऑडिट में तेरे 4 या 5 नंबर कम है, और अगर करेक्ट और इनकरेक्ट भी सही से अटेम्प्ट कर रखे होते, कंजूसी ना दिखाई होती, शायद तेरे 4 या 5 नंबर यहीं कवर हो जाते और आप ऑडिट का पेपर क्लियर कर जाते। इसलिए बोल रहा हूं कि 30 नंबर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो एमसीक्यू है, लिखना ही नहीं है आपको। बट करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको रीजनिंग प्रॉपर दे के आनी है। रीजनिंग देने में बच्चे कंजूसी मत करना। यहां पर अगर आप 14 में से कम 10 का आप सेट करेंगे, इससे नीचे तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कि 10 से 14 नंबर के बीच में कम से कम 10 मैक्सिमम 14 नंबर 14 मार्क्स मेरे करेक्ट और इनकरेक्ट का स्कोर होना चाहिए। और ये स्कोर करने के लिए रीजन आपको बहुत डिटेल के साथ वहां पे लिख के आना है। कंजूसी नहीं करेंगे कि 2 या 3 लाइन लिख दी और 1 नंबर के लिए काफी है ना, ऐसा काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ऑडिटर इज अ गारंटर, आंसर इज इनकरेक्ट। ऑडिटर इज एन एश्योरर because on the basis of examination conducted, the auditor obtains a reasonable assurance whether financial statement of entity are free from material misstatement or not. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not an absolute assurance due to inherent limitation of auditing. ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से जो एश्योरेंस लेवल की हम बात करते हैं वो एब्सोल्यूट मैनर में पॉसिबल नहीं है, हम केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं। तो आई थिंक बेटा इतना डिस्कशन काफी है, केवल और केवल आपके पेपर का इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, अभी तक मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी तक मेरा पूरा फोकस केवल और केवल आपके इस पेपर के इंट्रोडक्शन के लिए था। तो आपके इस पेपर के नाम में 2 वर्ड मुझे देखने को मिले, फर्स्ट वन इज ऑडिटिंग एंड द सेकंड वन इज एश्योरेंस। एक बार एश्योरेंस को देख लीजिए, फिर एक बार इसको मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं। एश्योरेंस, it is expression of opinion on the basis of examination conducted। जो आपने एग्जामिनेशन किया है उसके बेसिस पर जो फाइंडिंग्स आपके पास आए, जो आप अपनी ओपिनियन दे के आ रहे हो, बेसिकली ये क्या है, ये आपके द्वारा ऑब्टेन किया गया एक एश्योरेंस है। इसका मतलब सर जहां जहां ओपिनियन है, क्या वहां वहां एक एश्योरेंस है? यस, जहां ओपिनियन है वहां एक एश्योरेंस है, जहां ओपिनियन है वहां एक एश्योरेंस है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे क्या यहां पर एक एश्योरेंस है या नहीं है? क्या यहां पर एक
एश्योरेंस होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन को बच्चे प्लीज ध्यान से आप सुन लेना। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेक्ट और इनकरेक्ट में या एमसीक्यू में पूछ सकता है। एक क्लाइंट मुझे अपॉइंट करता है और क्लाइंट ने कहा सर गुप्ता जी मेरा जो स्टाफ है वो बुक कीपिंग प्रॉपर कर लेता है, यानी आपको सारे के सारी ट्रांजैक्शंस इवेंट्स रिकॉर्ड होती हुई हमारे टैली में हमारे सिस्टम में दिखाई देंगी। मैंने कहा सर ठीक है, फिर इसमें मेरी क्या जरूरत है, आपको मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं। क्लाइंट ने कहा कि सर स्टाफ को बुक कीपिंग करनी आती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आता है, इवेंट्स रिकॉर्ड करनी आती हैं, लेकिन जो मेरा स्टाफ है वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार नहीं कर पाता। यानी मेरे स्टाफ को शेड्यूल 3 की नॉलेज नहीं है, ये बीकॉम लेवल का ग्रेजुएट है और मतलब एंट्रीज वगैरह पास कर रहा था, बाकी सब कुछ सर कि कैसे स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 कैसे बनती है, एसपीएल एज पर पार्ट 2 कैसे बनता है, नोट्स में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, ये सारी बातें मेरे स्टाफ को नहीं आती। तो प्लीज सर एक काम करिए, आपको ना मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाने हैं। ध्यान देना, एग्जाम ही नहीं कर रहा, आपको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर प्रिपेयर करवा दूंगा, लेकिन फीस चार्ज करूंगा मैं आपसे 50,000, फीस चार्ज करूंगा मैं 50,000। क्लाइंट ने कहा गुप्ता जी हम आपको 50 ने हम आपको 51,000 देंगे, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको 51,000 रुपए दूंगा। मैंने ठीक है, क्लाइंट से 50 मांग रहा हूं, क्लाइंट मुझे 51,000 दे रहा है, तो क्लाइंट से बात डील हो गई कि ठीक है मैं क्लाइंट के स्टेटमेंट तैयार करवाऊंगा, बैलेंस शीट तैयार करवाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करवाऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करवाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यानी शेड्यूल 3 की कंप्लायंस को पूरा करवाऊंगा और उसके बदले में मुझे मेरी फीस मिल जाएगी। तो बताइए, अब मैं क्लाइंट के यहां पर जाता हूं और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाता हूं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्या यहां पर एक एश्योरेंस है या नहीं है? सोच समझ के बच्चे प्लीज रिप्लाई करना, क्या यहां पर एक एश्योरेंस है या नहीं, यस और नो। क्या यहां पर एक एश्योरेंस होगा या नहीं होगा, यस और नो पे बच्चे प्लीज रिप्लाई करना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। क्या मैंने यहां पे कोई ओपिनियन दी? अगर कोई आपसे पूछे बताइए कि क्या ये एक एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब आप जो काम करने के लिए क्लाइंट के यहां पर जाते हो, बेसिकली वो एक एंगेजमेंट है कि मैं एंगेज हो रहा हूं। तो जहां पर आप क्लाइंट के यहां पर एंगेज हो रहे हो बट वहां पर आप कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, वहां पे कोई आप ओपिनियन नहीं दे रहे, तो क्या इसको मैं एक एश्योरेंस एंगेजमेंट कहूंगा? क्या ये एक ऐसा एंगेजमेंट है जहां पर कोई एश्योरेंस क्लाइंट को दिया जाएगा, यस और नो? आंसर इज नो, ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। सर क्यों नहीं है? बिकॉज क्लियर लिखा है बेटा, जहां ओपिनियन है वहां एक एश्योरेंस है, जहां एक ओपिनियन है वहां एक एश्योरेंस है, और जहां कोई ओपिनियन नहीं है तो सॉरी वहां पर एश्योरेंस भी नहीं है। तो व्हाट इज कॉल्ड एश्योरेंस? इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड। जो आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है उसके बेस पर जो आप अपनी बात रख के आ रहे हो, देन सच एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। जहां ओपिनियन है वहां एक एश्योरेंस है। उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि ये ऑडिटिंग क्या होता है और ये एश्योरेंस क्या होता है टेक्निकली बिल्कुल नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको, बिलीव मी टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, केवल एक लेमैन में, केवल एक लेमैन में, कॉमन सेंस में आपको एक मीनिंग देने का मैंने अटेम्प्ट किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? अगर ये समझ में आ गया है, एक कह सकते हो कि पेपर की एक फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपकी एक लेयर बिछी है, इसके बाद मैं अब अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। एंड ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 नोट्स, मैंने फिर कहा बेटा आपको ये नोट्स, आपको ये तो जो स्क्रीन पर हैं ये कहीं से भी आपको नोटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी इतने सुंदर राइटिंग में मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स में ये आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन आप, मैंने फिर कहा था कि अगर ये जो कंटेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस कंटेंट को अगर एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि मैं करूंगा बहुत डिटेल में, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, वो सारे एग्जाम्पल्स को बच्चे प्लीज आप नोट करिएगा, और वो नोट करने के लिए अलग से एक नोटबुक आपको तैयार करनी है। तो एक मेन टेक्स्ट बुक आपके पास है, आपके पास एमसीक्यू बुक है, आपके पास इन हैंड रिटन नोट्स की सॉफ्ट कॉपीज है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग आप इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो।
इसके अलावा एक मेन आपको एक टेक्स्ट नोटबुक और अलग से बनाते हुए चलनी है, केवल और केवल मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशंस को नोट करने के पर्पस के लिए, ताकि जब आप इन नोट्स को पढ़ें तो चीजों को लिंक करने के लिए प्रॉपर एग्जांपल्स आपके पास हो। चैप्टर नंबर 1 के आगे आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इट इज पार्ट 1। सर ये पार्ट 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 वैसे तो स्टडी मटेरियल में या मेरी बुक में आपको कंप्लीट चैप्टर वो एक साथ एक ही फ्लो में आपको दिखाई देगा, लेकिन पढ़ाने के पर्पस के लिए मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाता हूं। जो पहला पार्ट है ये बेसिकली आपका एक तरह का फाउंडेशन है, जो ऑडिट से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी एक फाउंडेशंस को तैयार करते हैं। और जो पार्ट 2 होगा वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में बहुत लंबा गैप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब मैं पार्ट 1 को कंप्लीट करूंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, केवल एक पार्ट कंप्लीट होगा, इसके बाद में ऑडिट के कई सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करके आ चुका हूंगा, और काफी यानी लगभग जब मैं ऑडिट को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए जा रहा हूंगा, तब जाके मैं इस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पार्ट 2 उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी टेक्निकल दिखाई नहीं देगा, और जितनी भी टेक्निकलिटी पार्ट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मैं इन द मीन वाइल जो इन 2 पार्ट के बीच में जो चैप्टर्स रहे होंगे उनके जरिए मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करके आ चुका हूंगा। अगर मैं कंप्लीट चैप्टर बेटा एक ही कह सकते हो कि एक ही सिंगल सीरीज में कि आज लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरह से मैं चैप्टर नंबर 1 को पूरा कर डालूं, तो कई जगह पर चीजें ऐसी आएंगी जहां पर मैं कहूंगा कि बेटा ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, इसको मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये अभी क्लियर नहीं होगा, इसको मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो चीजें अभी आपको क्लियर नहीं होंगी बाद में आपको क्लियर हो जाएंगी, तो उन चीजों को मैं अभी पढ़ाऊंगा भी नहीं। दैट इज वाई कि ये चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिस्कस करता हूं। तो क्या ऐसे ही आप जो ऑडिट के सिलेबस में हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं, टोटल 13 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, क्या हर एक चैप्टर को आप ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे? आंसर इज नो। केवल इकलौता चैप्टर नंबर 1 ही है जिसको मैं 2 पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 कंप्लीट हो जाने के बाद चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद कई सारे चैप्टर्स में कवर करने शुरू कर दूंगा, और उसके बाद कहीं जाके बहुत टाइम के बाद जब मैं ऑडिट ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए जा रहा हूँ तब मैं पार्ट 2 पे आऊंगा। ठीक है, तो ये था यहां पर जो पार्ट 1 लिखा हुआ है इसका एक लॉजिक। इसके बाद चैप्टर का आपको नाम दिखाई दिया, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, मैंने थोड़ा सा नीचे के पॉइंट को हाइड करने के पर्पस के लिए स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल किया है, पर्पस केवल चैप्टर का नाम दिखाने का है। पढ़ के देखो एक बार चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है। पार्ट 1 इग्नोर कर देना, स्टडी मटेरियल में या मेरी बुक में ऐसा कोई पार्ट 1 लिखा हुआ नहीं होगा, बट नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखते हो या मेरी खुद की बुक आप देखते हो, तो नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट लिखने के बाद, और ऑडिट का मतलब यहां पर कौन सी ऑडिट से होगा? ऑडिट का मतलब यहां पर कौन सी ऑडिट से होगा? सर वो केवल फाइनेंशियल ऑडिट से होगा। तो ये चैप्टर की हेडिंग लिखने के बाद चाहे आईसीआई का स्टडी मटेरियल हो या मेरी खुद की बुक हो, वहां पर आपको मिलेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, लेकिन चैप्टर नहीं बता रहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर। यहां पर नेचर का पर्पस क्या है, नेचर का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। तो बस ऐसा ना हो कि बेटा चैप्टर का नाम पढ़ लिया और रटना शुरू कर दिया ना। इस चैप्टर के नाम में भी मुझे 3 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए जो ऑडिट का नेचर है वो कौन सा है। क्या मैं हर तरह की ऑडिट को कवर करूंगा? क्या सीए इंटर लेवल पे जो मेरा ऑडिट का पेपर है क्या वो हर तरह की ऑडिट कवर करते हुए चल रहा है, या मैं केवल किसी स्पेसिफिक ऑडिट की बात कर रहा था? तो केवल किसी स्पेसिफिक ऑडिट की हम बात कर रहे थे, और वो कौन सी ऑडिट? इट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। तो नेचर की बात करें तो नेचर तो हुआ मेरा यहां पर फाइनेंशियल ऑडिट। नेचर की बात करें तो ऑडिट इज फाइनेंशियल ऑडिट, इट इज नेचर ऑफ ऑडिट। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इस पॉइंट को बच्चे प्लीज ध्यान से आप देखना, और इसको एक्सप्लेन करने में मुझे लगता है कि अगले मेरे 15 से 20 मिनट शायद इसी पॉइंट पर डिस्कस करने में आपसे निकल जाए कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सुनिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट 3 वर्ड थे, नेचर,
ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जब मैं नेचर की बात करता हूं तो नेचर में तो मैंने कह दिया भाई ऑडिट का मतलब किससे होगा, इट इज द फाइनेंशियल ऑडिट, इट इज द नेचर ऑफ ऑडिट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, क्वेश्चन ये है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट क्यों कंडक्ट की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिट क्यों कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। इसको बच्चे प्लीज ध्यान से आप सुन लेना, बिकॉज एग्जाम में ना इस पर एक बार करेक्ट और इनकरेक्ट लगा हुआ था और मैक्सिमम बच्चों ने गलत अटेम्प्ट किया हुआ था, मैक्सिमम बच्चों ने गलत अटेम्प्ट किया था। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्यों करवाई जाती है, ऑडिट कराने का पर्पस क्या है। और अगर मैं आपसे एक चीज ये पूछूं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिट करता है वो क्या कहलाता है, ऑडिटर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या मैं इनको इंटरचेंजेबल यूज कर सकता हूं क्या, दीज आर वन एंड सेम थिंग। क्या मैं इनको इंटरचेंजेबल यूज कर लूं कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या ये सेम है, आंसर इज नो। ऑडिट क्या है, इट इज एग्जामिनेशन, और जो ये एग्जामिनेशन करता है, जो ये एग्जामिनेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर ऑडिटर। तो चैप्टर नंबर 1 को जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे वहां पर 3 वर्ड देखने को मिलते हैं। एक वर्ड मुझे देखने को मिला वहां पर नेचर, ठीक है, नेचर क्लियर है, इट इज फाइनेंशियल ऑडिट, इट इज फाइनेंशियल ऑडिट। फिर दूसरा वर्ड मुझे देखने को मिल रहा है वहां पर ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैंने आपसे बस इतना पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या मैं इनको इंटरचेंजेबल यूज कर सकता हूं, whether these are one and same thing, आंसर इज नो। ऑडिट अलग चीज है, ऑडिटर एक अलग चीज है। अगर मैं पूछूं कि हाँ चलिए मैं किसी क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए गया, अगर मैं किसी क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए गया तो इन दी कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर, इन दी कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन on the financial statement on the basis of, on the basis of examination conducted, it is the objective of auditor कि एक क्लाइंट ने, एक कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया और कहा गुप्ता जी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दीजिए। जब मैं क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए जाऊंगा तो मेरा पर्पस क्या है, मैं ऑडिटर के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अपने ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो एज ऑडिटर माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव किसका है सर, ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का। अब एक करेक्ट और इनकरेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में लगा हुआ था, इसको बच्चे प्लीज ध्यान से आप अटेम्प्ट करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट,
the objective of audit is to express an opinion on the financial statement of the entity. Financial statement of the entity. Say correct or incorrect. It is correct or incorrect. The objective of audit, it is not objective of auditor. The objective of audit is to express an opinion on the true and fair view, on the financial statement of the entity. The objective of audit is to express an opinion on the financial statement of the entity. Say answer is correct or incorrect. जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, देन मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर अटेम्प्ट किया था करेक्ट. मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर अटेम्प्ट किया था करेक्ट, जबकि बेटा ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. करेक्ट नहीं है, इट इज इनकरेक्ट. सर ऐसा क्यों? बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का. तो फिर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऑडिट कराई जाती है? अब जरा ध्यान से मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत बेसिक सा. इस एग्जांपल के बेस पर जरा ऑब्जेक्टिव ढूंढने का अटेम्प्ट करना, ऑडिट क्यों करवाई जाती है. आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो. तो अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप ये जानना चाहेंगे कि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है. चलिए आप सोचिए कि आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, और अब आप ये जानना चाहते हो कि मुझे इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे यहां से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो रही होगी, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही होगी, तो मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर का बेटा, वो बढ़ेगा. बट अगर कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन है, कंपनी की यहां पर कोई फ्रॉड रिपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में कहने के बेटा उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन हुई है, उस केस में शायद मार्केट प्राइस गिरने के चांस बनेंगे, आप यहां से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे. चलिए तो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है. तो अब आप देखना चाहेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की है. कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको दी, बोले देखिए आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये रही हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये रही हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन. लेकिन आप कहें कि भाई साहब मैं इस पे विश्वास कैसे कर लूं, मुझे क्या पता कि आपने सही बनाया है गलत बनाया है, मुझे क्या पता कि जो आपने स्टेटमेंट बनाए हैं या सही बनाए या गलत बनाए. अच्छा रहता कि अगर ये स्टेटमेंट पर कोई एक ऑडिटर आता, वो इसको एग्जामिन करता और अपनी राय, अपनी ओपिनियन यहां पर रखता, उसके बेस पर मैं डिसाइड कर सकता था. यानी उस केस में ये रिलायबल हो सकते थे, मैं इसके बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकता था. तो अगर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं हुई है और वो अनऑडिटेड स्टेटमेंट क्लाइंट अपने जो यूजर्स हैं उनको देता है, तो कहने के बेटा यूजर ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगा, फाड़ के फेंक देगा, बोले भाई साहब हमारे किसी काम के नहीं है, आपने बना रखा है, पता नहीं क्या क्या गलतियां आपने इसमें कर रखी हो. शायद आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के आपने दिखा रखा हो, हमें क्या पता, हम कैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास कर लें. लेकिन अगर उन्होंने एक सीए को अपॉइंट किया होता, सीए ने प्रॉपर उनको एग्जामिन किया होता और अपनी प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट दी होती, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ दिए जाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आपको उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपको दिए जा रहे हैं, तो बताइए क्या अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्या एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आपका अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो डेफिनेटली अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से. यहां पर objective of audit
is to increase the degree of confidence of the intended user users of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पर्पस के लिए बेटा ऑडिट करवाई जाती है। मैक्सिमम बच्चों से आप पूछ के देख लेना इस लेक्चर के बाद, मैक्सिमम बच्चों से आप पूछ के देख लेना कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वो बच्चे बोल देते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। आंसर इज इनकरेक्ट भाई साहब, इनकरेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो यूजर्स हैं बेटा उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ सके, वो ज्यादा रिलाय कर सके किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। बिना ऑडिट रिपोर्ट के कोई भी यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उतनी इज्जत भरी निगाहों से नहीं देखेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर एक बार ऑडिट हो जाती है तो अब यहां पे जो इंटेंडेड यूजर है, जो भी कोई प्रोस्पेक्टिव यूजर है, कोई भी हो सकता है, वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत इज्जत की निगाहों के साथ देखेगा। तो कहने की कह सकते हो जो क्रेडिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो बढ़ जाता है, यूजर का एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब एक सीए ये कह रहा होता है कि हाँ एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरह से बनाए गए हैं। एक क्लीन रिपोर्ट जब उनके पास आती है तो कहने के बेटा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कुछ सोचिए, आपके पास किसी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो अनऑडिटेड हैं और दूसरी कंपनी के स्टेटमेंट हैं जो प्रॉपर वे में ऑडिटेड हैं, तो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप ज्यादा डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस करोगे, जो ऑडिटेड हैं या जो अनऑडिटेड हैं? नो डाउट बेटा जो ऑडिटेड हैं उसके ऊपर आपका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा निकल के आएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को ये लिखता है। अब आपका रिएक्शन आना चाहिए, हो सर क्या बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ बेटा, आपका स्टडी मटेरियल में ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ऑडिट का नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव किसका है, ऑडिटर का है। और मजे की बात यह कि ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब आईसीआई कहता है कि ना ये स्टेटमेंट तो क्या है, ये तो इनकरेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑडिट का नहीं है। ओपिनियन देना ऑब्जेक्टिव किसका है, ऑडिटर का है। ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ये होता है टू इंक्रीज डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अगर एग्जाम में आ गया तो हम क्या लिख के आए, आपकी बात या आईसीआई की बात? बट आईसीआई ने भले ही स्टडी मटेरियल में ये लिख रखा हो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, लेकिन इन्होंने जो करेक्ट और इनकरेक्ट का आंसर दिया हुआ है ना वो इसी पॉइंट पे दिया हुआ है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेक्ट और इनकरेक्ट का तो आप वही लिख के आएंगे जो मैंने आपको बताया है। तो जो मैंने आपको बताया है आईसीएआई ने भी सजेस्टेड आंसर के अंदर आंसर वो ही दिया हुआ है। तो स्टडी मटेरियल में जो लिखा है बेटा वो ठीक है, अगर आईसीएआई ने अपना आंसर भी सजेस्टेड आंसर के अंदर यही दिया होता, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो मैं आपको बताता कि बेटा आईसीआई ने देखो आंसर ये दिया हुआ है, इनकेस अगर एग्जाम में आ जाए तो आईसीआई की बात को ही फॉलो कर लेना, तब तो मैं आपको आईसीआई की बात फॉलो करने के लिए कहता। लेकिन आईसीआई ने जो आंसर चेक किया है वो अल्टीमेटली उसी कंसेप्ट के ऊपर किया है जो कंसेप्ट मैं अभी आपको दे रहा हूं। तो दो अलग अलग चीज है, एक तरफ है ऑडिट और एक तरफ है ऑडिटर। ऑडिट क्या होता है, एग्जामिन करना, और जबकि ऑडिटर कौन है, एग्जामिनेशन करने वाला। और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम नहीं हो सकता। उस ऑडिट एक अलग टर्म है, ऑडिटर एक अलग टर्म है, और इनका पर्पस ऑब्जेक्टिव भी सेम नहीं रहेगा। इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर, my primary objective is to express an opinion on the true and fair view of financial statement on the basis of examination conducted। मुझे अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है,
लेकिन बात यहां पर ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव की नहीं हो रही है। चैप्टर का टाइटल क्या है आपका? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चैप्टर का टाइटल आपका ये है। तो नेचर मैंने आपको बता दिया, नेचर इज द फाइनेंशियल ऑडिट। आप किस नेचर की ऑडिट की बात करेंगे? ऑडिट का नेचर क्या है? बिकॉज ऑडिट तो फाइनेंशियल मैटर की भी होती है और ऑडिट किसी नॉन फाइनेंशियल मैटर की भी होती है। तो हमारे लिए ऑडिट का मतलब केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट से होगा। ये तो हुआ इसका नेचर। फिर सर बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर बात करते हैं स्कोप की। तो ध्यान से देना, अगर आपको नेचर क्लियर है तो आपको स्कोप भी क्लियर होगा। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब कि ऑडिट में आप क्या क्या एग्जामिन करेंगे? ऑडिट में ऑडिटर क्या एग्जामिन करेगा? क्या एग्जामिन करेगा? जो मैं एग्जामिन करूंगा वो मेरा स्कोप है। तो मुझे पता है कि ऑडिट का मतलब मेरे लिए कौन सी ऑडिट है? फाइनेंशियल ऑडिट है। तो फाइनेंशियल ऑडिट अगर मैं किसी क्लाइंट के यहां पर करने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं किसी क्लाइंट के यहां पर फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, तब मैं उस ऑडिट में क्या क्या एग्जामिन करूंगा? सर मैं उस ऑडिट में एग्जामिन करूंगा उस क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली जो आपका नेचर है, अगर नेचर क्लियर है तो स्कोप का आइडिया आपको नेचर से हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए सपोज मैनेजमेंट ऑडिट, मेरे लिए अगर ऑडिट का नेचर अगर मैनेजमेंट ऑडिट का होता तो मैं नेचर बोलता भाई साहब ये ऑडिट कौन सी ऑडिट है? ये ऑडिट एक मैनेजमेंट ऑडिट है। तो मैनेजमेंट ऑडिट तो बन जाता नेचर, और उसमें स्कोप क्या होता? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैनेजमेंट ऑडिट करते हुए आपका स्कोप क्या होगा, आप मैनेजमेंट ऑडिट में क्या एग्जामिन करेंगे, तब आंसर क्या होगा? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना होगा। यह बन जाता मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप। लेकिन बात यह है कि हमारे लिए जो ऑडिट है वो कौन सी ऑडिट है? सर इट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट में ऑडिटर क्या एग्जामिन करेगा? क्या एग्जामिन करेगा? वो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसको बोल रहे हैं इस जगह पर स्कोप। और स्कोप क्या है बेटा यहां पर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर ऑडिट का स्कोप ये नहीं कि अगर ऑडिट कर ली तो क्या क्या स्कोप बनेगा आगे जाके ये अपॉर्चुनिटी वाला स्कोप नहीं है। स्कोप का मतलब आप क्या क्या एग्जामिन करेंगे, किस चीज को एग्जामिन करेंगे। तो ऑडिट में आप क्या एग्जामिन करेंगे, किस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप काम करेंगे, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज स्कोप। और फाइनेंशियल ऑडिट का जो स्कोप होता है, इट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब देख लीजिए एक बार, नेचर इट इज द ऑडिट इज फाइनेंशियल ऑडिट, ये तो हुआ नेचर। फाइनेंशियल ऑडिट हुआ इसका नेचर। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बेटा मैंने क्लियर कर दिया है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अलग है और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल देके भी मैंने आपको समझा दिया था कि किसी एक एंटिटी के अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट आपके पास हैं और अगर किसी एंटिटी के अनऑडिटेड स्टेटमेंट आपके सामने हैं, किसके ऊपर आपका ज्यादा डिग्री ऑफ रिलायंस होगा, किसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करेंगे? जिनके ऊपर ऑडिट हुई है। तो ऑडिट कराने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होगा, तो क्या आप ये लिख के आएंगे टू इंक्रीज डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस? ना। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड। इज इट क्लियर? यस सर। और स्कोप क्या है? स्कोप इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्कोप इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक ये जो तीन वर्ड बेटा आए आपके चैप्टर के टाइटल के अंदर कि नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये तीनों वर्ड काफी हद तक आपको यहां पे क्लियर हुए होंगे। चलिए इसके बाद अल्टीमेटली अब मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। अभी तक देखा जाए तो मैंने आपको केवल क्या बताया, आपके पेपर का एक छोटा सा दिया मैंने आपको इंट्रोडक्शन,
ऑडिट क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। चैप्टर 1 के टाइटल में जो 3 वर्ड यूज किए गए थे, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद आ रही है यहां पर डेफिनेशन, दैट इज मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। और ये मीनिंग केवल अभी हम यहां पर रीड कर लेते हैं, बिकॉज इसमें मीनिंग में जितनी भी टर्म्स आएंगी उनको एक एक करके मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी केवल मैं एक प्लेन रीडिंग आपको इस मीनिंग का दे रहा हूं, और इस मीनिंग का हम डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक वर्ड के ऊपर पूरा टाइम लगाएंगे, बिकॉज इस ऑडिट का मीनिंग समझने में, एक कह सकते हो कि एक एक्सपर्ट लेवल पे इसका मीनिंग को समझाने में कम से कम 2 से 3 घंटे मैं इस मीनिंग पे आपको देके जाऊंगा। कम से कम 2 से 3 घंटे बोल रहा हूं कि मीनिंग समझाने में मुझे 2 से 3 घंटे कम से कम लगेंगे। दैट इज वाई मैं केवल आज के इस लेक्चर के एंड में आके मैं केवल आपसे इस मीनिंग का एक प्लेन रीडिंग में कर रहा हूं। एक्सप्लेन इस मीनिंग को मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? किसका एग्जामिनेशन? आप कौन सी ऑडिट की बात कर रहे हो? या कोई सी भी ऑडिट की बात करें, या हमारे लिए नेचर फाइनेंशियल ऑडिट का है? तो हमारे लिए तो ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल ऑडिट है, और फाइनेंशियल ऑडिट में अभी हम पढ़ के आए हैं कि इस ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, आप क्या एग्जामिन करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी। किस पर्पस के लिए? अल्टीमेटली मेरा पर्पस क्या रहेगा? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन on the true and fair view of the financial information या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा, कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है। एग्जाम में इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन पॉसिबल है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। एंटिटी क्या है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, लीगल स्ट्रक्चर, डिटेल बात करेंगे। एमसीक्यू पॉसिबल है 2 नंबर के लिए। ओपिनियन पे क्वेश्चन पॉसिबल होगा 2 नंबर के लिए। ट्रू एंड फेयर व्यू पर क्वेश्चन 2 नंबर का भी पॉसिबल है, 4 नंबर का भी पॉसिबल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन 4 नंबर का पॉसिबल है। और एक एक टर्म को बहुत ज्यादा डिटेल में बच्चे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको इस मीनिंग में देने के लिए जा रहा हूं। पर्पस केवल एक ही है बेटा, कंटेंट पे काम करना है, कंसेप्ट पे काम करना है। तो कंटेंट आपको मिल रहा है स्क्रीन पर, और ये प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, और डेमो लेक्चर है तो बेटा यूट्यूब पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट डेमो लेक्चर का। अगर नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो उस लिंक के जरिए आप ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे ज्यादा लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। मैं हद से केवल 2 लेक्चर्स की बात करूंगा, बिकॉज आज मैंने मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। तो एक लेक्चर और दे दूंगा जहां पर हम बात करेंगे कि इस ऑडिट का मीनिंग क्या है। इतना एक्सप्लेन करने के बाद फिर कोई डेमो आपके लिए नहीं रहेगा, बिकॉज इतने लेक्चर के बाद आप समझ जाएंगे कि मेरा वे ऑफ टीचिंग किस तरीके का है, डिलीवरी किस तरह की है, कैसे मैं चीजों का एक्सप्लेन करूंगा। इन 2 लेक्चर से बेटा काफी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। So audit is independent examination of financial information of any entity to express an opinion on the true and fair view of the financial information या financial statement। अब ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है फिर बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एंटिटी क्या है, ओपिनियन क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत डिटेल चर्चा इस डेफिनेशन पर, इस मीनिंग पर आपके साथ करूंगा, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस लेक्चर में जो थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया है केवल एक फाउंडेशन डेवलप करने के पर्पस के लिए, वो काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस नंबर को प्लीज आप नोट कर लेना। ऑडिट का जब आप लेक्चर देख रहे हो, किसी भी टॉपिक पर कभी भी डाउट आ जाए, कभी भी डाउट आ जाए, इमीडिएटली बेटा व्हाट्सएप पे डाउट मेंशन कर देना। जितना जल्दी मुझसे बन पड़ेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नंबर प्लीज आप अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे, 8178701058। ये मेरा ही आपके लिए दिया गया एक नंबर है, कोई स्टाफ का नंबर नहीं। कभी आप सोचो कि कोई स्टाफ कॉल पिक करेगा, वो स्टाफ क्वेरी मुझे देगा, मैं स्टाफ को दूंगा, स्टाफ आपको देगा ना। यहां पर आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस नंबर के जरिए मेरे साथ होगा, 8178701058। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये सेशन काफी हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर कर चुका होगा
कि ऑडिट क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, काफी हद तक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।